हेलो दोस्तों, साक्षी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहू ने सास को धकेला नहर में, फिर सास ने भी ऐसा सबक सिखाया कि नानी याद दिला दी। हरामखोर औरत, उठ, ऊपर उठ। अपनी सास सरोज जी के बाल पकड़कर उन्हें ऊपर उठाते हुए उनकी बहू बोली, जिससे सरोज जी दर्द से चिल्ला उठीं। बहू बोली, आज मैं तेरा सारा खेल ही खत्म कर दूंगी। ज्यादा डिटेक्टिव बनने का भूत सवार हुआ है ना तुझ पर। आज देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। सरोज जी ने कहा, नहीं बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दे। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, वापस अपनी गांव चली जाऊंगी और दोबारा कभी यहाँ लौटकर वापस नहीं आऊंगी। सरोज जी अपनी बहू के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोली, क्योंकि आज उन्हें अपनी बहू में अपना काल और अपना अंतिम समय नजर आ रहा था। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि आज यह राक्षसी मुझे मार ही डालेगी। सो वह दोनों हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगीं। पर उस निर्दयी ने उनकी एक न सुनी और उनके हाथों और मुंह को बांधकर उन्हें नहर में फेंक दिया। और इस काम में वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और लड़का था। सरोज जी ने उसे पहले भी कई बार देखा था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह झटपटाती रह गईं और देखते ही देखते नहर में समा गईं। अब उस निर्लज्ज बहू ने चैन की सांस ली। अपनी सास को नहर में धक्का देकर अब वह निश्चिंत होकर अपने घर लौट आई और आकर रोने धोने का नाटक करने लगी और अपने पति विनय को तुरंत घर आने को कहा। अपनी आंखों में दवाइयां डाल डालकर आंखें लाल कर लीं, जैसे कब से बस रो ही रही है। जैसे ही सरोज देवी जी का लड़का घर आया तो उसने देखा घर का दरवाज़ा खुला पड़ा है और अंदर से उसकी पत्नी के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। वह जैसे ही अंदर आया तो देखा कि उसकी पत्नी रोए जा रही थी। उसे कहीं कहीं चोट भी लगी थी। वह रोते रोते विनय के गले लगते हुए बोली, विनय, विनय, विनय माँ जी। विनय ने थोड़ा घबराकर पूछा, माँ क्या? विनय, मैं और माँ जी नहर के पास शाम के समय घूमने गए थे और वहीं माँ जी का पैर फिसल गया। मैं तुम्हें तभी से फोन ट्राई कर रही थी, पर तुम्हारा फोन नहीं मिला। विनय, जल्दी चलो, हमें माँ जी को ढूंढना होगा। विनय उसे लेकर फौरन ही वहां पहुंचा जहां उसकी माँ नहर में गिरी थी। उसने जाते जाते ही पुलिस को फोन कर दिया था और अब पुलिस भी वहां पहुंचने वाली थी। जब तक विनय उस जगह पहुंचा तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। विनय ने पुलिस को सारी वारदात बताई और बोला, सर, किसी तरह मेरी माँ को ढूंढ दीजिए। वह गांव से मेरे पास कुछ दिन रहने के लिए आई थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा? प्लीज़ सर, कुछ कीजिए। गोताखोर बुलाए गए और सरोज जी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन सिवाय नाकामयाबी के कुछ भी हाथ नहीं लगा। जब पुलिस भी कोशिश करते करते थक गई तो उन्होंने कहा, मिस्टर विनय, पानी का बहाव इतना तेज है कि आपकी माँ के बचने के कोई चांस नहीं है। ऐसे बहाव में तो अच्छा खासा इंसान खुद को नहीं बचा पाएगा, फिर वह तो काफी उम्र दराज थी। विनय ने भी यह मान लिया कि उसकी माँ जिंदा नहीं है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसने सरोज जी की जिंदगी में अभी मौत नहीं लिखी थी। एक मछुआरा मछली पकड़ने नदी किनारे गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत बेहोश
नदी के किनारे पड़ी है, जिसके हाथ बंधे हुए हैं। उसने तुरंत ही अपने गांव वालों को बुलाया और वे उन्हें लेकर गांव के वैद्य जी के पास पहुंचे। वैद्य जी ने उनका इलाज किया और कुछ दिनों में सरोज जी को होश आया। पहले तो वह घबरा गईं। वह होश में आते ही चिल्लाने लगीं, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। उन्हें वैद्य जी की पत्नी ने शांत कराया और कहा, तुम निश्चिंत रहो बहन, यहाँ तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। सरोज जी थोड़ी शांत हुई तो वैद्य जी की पत्नी ने पूछा, बहन, तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? और जब तुम हमें मिली थी, तुम्हारे हाथ भी बंधे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर तुम्हें नदी में धकेला हो। पहले तो सरोज जी थोड़ी भावुक हुई, फिर उन्होंने वैद्य जी की पत्नी को सारी बात बताई। वह बोली, बहन, आज से 6 महीने पहले मेरे बेटे की शादी हुई थी। उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन बेटे की खुशी की खातिर हम सब ने भी जल्द ही बहू को अपना लिया था। महीने भर में ही बहू हमसे तंग आ गई। उसने कहा कि वह गांव में नहीं रह सकती, उसे शहर में ही रहना है। उसने बेटे से कहा कि हम किराए के मकान में शहर में रह लेंगे, जैसे पहले रहते थे। बेटा राजी तो नहीं था, लेकिन बहू की जिद के आगे झुक गया और उसे लेकर शहर आ गया। हम गांव के जमींदार हैं, तो इसलिए मैं गांव में ही रही। इतनी जमीन जायदाद, खेती बाड़ी है, उसे संभालने के लिए किसी का गांव में रहना बहुत जरूरी था। इसलिए बहू बेटा शहर में आकर रहने लगे और मैं गांव में अपना काम संभाल रही थी। वैद्य जी की पत्नी ने कहा, बहन, तुम्हारे पति? सरोज जी बोली, अब से 1 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी मुझे खुद ही उठानी थी। अभी 1 महीने पहले ही मुझे बेटे का फोन आया। उसने कहा कि माँ, आप दादी बनने वाली हैं। तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा और मैं अगले ही दिन अपने बेटे के पास आ गई। मैंने सोचा, पहली बार है, बहू को देखभाल की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं अपने सारे काम छोड़कर बहू के पास आ गई। लेकिन बहू का बर्ताव कुछ अजीब लगा, जैसे वह मेरे आने से खुश नहीं थी। मुझे लगा शायद बच्चे की वजह से होगा। 1-2 दिन तो सब ऐसे ही रहा। तीसरे दिन मैंने बहू को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। वह फोन पर कह रही थी कि मुझे इन सब झंझट में नहीं पड़ना। यार, अभी तो मेरी लाइफ शुरू हुई है और बच्चा पैदा करके अभी से अपनी जिंदगी नरक बना लूं। मुझे अभी यह सब नहीं चाहिए। अभी मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। एक बार मन में आया कि मैं इसे समझाऊं। फिर मुझे लगा कि पति पत्नी के बीच बोलना सही नहीं है। दोनों को खुद ही निश्चित करने दो कि इन्हें क्या करना है। कुछ दिन बाद मैं मार्केट गई। वहाँ मैंने इसे किसी लड़के के साथ देखा। वो उस लड़के से मिलते ही गले मिली, फिर उसके साथ बाइक पर बैठकर निकल गई। अब मैंने उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया और एक दिन मैं बाजार से घर पहुंची। बाहर का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैं हाथ में सामान लिए थी, इसलिए धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। जैसे ही मैं पानी पीने किचन की तरफ जाने लगी, ऐसा लगा जैसे बहू के कमरे से किसी लड़के की आवाज़ आ रही है। मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया और पूछा कि वह कहाँ है। उसने कहा कि वह ऑफिस में है। अगर मेरा बेटा ऑफिस में है तो अंदर कमरे में कौन है? मैं यह सब सोच ही रही थी
कि कमरे से आती हुई आवाज़ों ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मुझे यह करना सही तो नहीं लग रहा था, लेकिन मेरा यह जानना भी ज़रूरी था कि कमरे में कौन है। कहीं मेरी बहू मेरे बेटे को धोखा तो नहीं दे रही। मैंने डोर लॉक के होल से अंदर झांकना चाहा, तो अंदर का नज़ारा देख मेरी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि मेरी बहू के साथ कमरे में एक लड़का था जो उसके साथ। छी, मैं तो अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती। उन दोनों को ऐसे देख मुझे इतना गुस्सा आया तो मैं दरवाज़ा खटखटाते हुए चिल्लाई, बहू, ओ बहू, कौन है यह अंदर? मेरे चिल्लाने की आवाज़ से दोनों अलग हुए और जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो वह पल्लू संभालते हुए दरवाज़ा खोलते हुए बोली, जी माँ जी, बताइए क्या काम है? उसे साइड करते हुए मैं सीधा अंदर घुसे चली गई और जाकर देखा तो अंदर मुझे कोई नहीं मिला। मैंने उसे पूछा कि अंदर कमरे में तुम्हारे साथ कौन था? वह बोली, कोई भी तो नहीं माँ जी। यकीन ना हो तो और अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। इसलिए सरोज जी उससे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थीं। उन्हें अंदाजा हो गया था कि यह कोई न कोई बहाना बना देगी। उन्होंने ठान लिया कि अब इसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। रात में सोते वक्त वह अपने पति को दूध देती थी, पर वह उसमें कुछ मिलाती भी थी। रात को मैं सोने का नाटक करके लेट गई। वह देर रात आई और मुझे देखकर चली गई। जाकर उसने दरवाज़ा खोला और घर में फिर से कोई दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद फिर से मुझे बहू के कमरे से आवाज़ आने लगी, जैसे दो लोग आपस में बातें कर रहे हों। लेकिन वह आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या बात हो रही है। मन में यह भी था कि अब तो बेटा कमरे में है। रात के इस समय बहू बेटे के कमरे में झांकना सही नहीं है। फिर भी मैंने झांका। मैंने देखा कि मेरी बहू और वही लड़का बेड पर लेटे हुए थे और मेरा बेटा मुझे वहां नहीं दिखा। कमरे के पास आकर आवाज़ थोड़ी साफ हुई। अब मैं सुन पा रही थी कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। मेरी बहू उस लड़के से कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में देखा जाएगा। पहले थोड़ा लाइफ एंजॉय तो कर लें। वह लड़का भी बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कहते हुए दोनों फिर से अपनी बेशर्मी में लीन हो गए। इस बार मैंने तुरंत दरवाज़ा खटखटाने के बजाय अपने बेटे को ढूंढना चाहा, लेकिन मैंने पूरा घर देखा, वह मुझे कहीं नहीं दिखा। और मेरी बहू और वह लड़का यह भी कह रहे थे कि जल्दी ही विनय को निपटाना होगा, तभी प्रॉपर्टी मेरी बहू को मिलेगी और फिर वह दोनों मज़े से पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। मेरा डर बढ़ता गया तो मैंने बहू के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे किए, क्योंकि एक बार बेटे से इस बारे में मैंने ऑफिस जाकर बात की थी। लेकिन वह बोला, माँ, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। वह मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे बेटे की आंखों पर पड़ी ये पट्टी मुझे हटानी थी। वे सबूत एक लिफाफे में डाले और अपने कमरे में उन्हें रखकर मैं ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि मेरे सिर पर पीछे से किसी ने वार किया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुलीं तो मेरी बहू और वह लड़का मेरे सामने खड़े थे, नहर पर बने उस पुल पर जहां से मुझे धक्का दिया गया, क्योंकि वहां काफी जंगल है। शाम के बाद वहां कोई आता जाता नहीं होगा, इसलिए वे लोग मुझे खत्म करने के इरादे से वहां लेकर पहुंचे
और मेरे हाथ बांधकर मुझे नहर में धकेल दिया। बताते हुए वह रोने लगी और यह सब सुनकर वैद्य जी की पत्नी भी भावुक हो गईं। उन्होंने सरोज जी को ढांढस बंधाते हुए कहा, परेशान मत हो बहन, ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए होता है। तभी तो इतने तेज बहाव और हाथ बंधे होने के बावजूद तुम जिंदा बच गईं, क्योंकि उस दुष्ट औरत से तुम्हें अपने बेटे को बचाना होगा, वरना वह किसी भी समय तुम्हारे बेटे की जान ले सकती है। और इस तरह की औरतें पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। यदि तुम्हें हमारी कोई भी मदद चाहिए हो तो बताओ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। सरोज जी 1-2 दिन में पूरी तरह ठीक हो गईं और अब वह सीधा अपने मायके पहुंची और अपने भाई राजेंद्र सिंह को सारी बात बताई और उनसे अपने बेटे की जान बचाने को कहा। राजेंद्र सिंह जी अपने गांव के पहलवान थे। उनके आगे अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी और 4-6 लोगों को तो वे अकेले ही संभाल सकते थे। राजेंद्र सिंह जी बोले, देखो बहन, अभी हमारा विनय उस लड़की की बातों में आ जाएगा। जब तक कि हम उसकी सच्चाई विनय के सामने नहीं ले आते, तब तक हम कुछ भी करें, वह लड़की विनय का सहारा लेकर हमें हरा देगी, चाहे हम सही क्यों ना हो। इसलिए सबसे पहले हमें विनय की आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हटाना होगा, जिसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। अगले ही दिन राजेंद्र जी अपने बेटों और बहन सरोज जी के साथ शहर पहुंचे और जाते ही अपनी योजना के अनुसार काम करने लगे। सबसे पहले जाकर उन्होंने एक होटल में कमरा किराए पर लिया, क्योंकि उन्हें कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ता। इन सब चीज़ों में समय तो लगता ही है। थोड़ा विश्राम कर अगले दिन से सब अपने अपने काम पर लग गए। राजेंद्र जी के बेटे ने एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि उन्हें मारा गया है, और उन्हें किसने मारा है यह जानने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, इस बारे में किसी को भी मत बताना। किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं, अपनी पत्नी को भी नहीं। सच जानना चाहते हो तो आज शाम के 7 बजे वहीं पर मिलना जहां से तुम्हारी माँ गिरकर मरी थी। क्योंकि विनय भी सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए वह समय से पहले ही उस जगह पहुंच गया जहां से सरोज जी को धक्का दिया गया था। 7 बजते ही वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली, जिसे देखकर विनय तो बस खड़ा का खड़ा रह गया, क्योंकि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि विनय की माँ थी, जिन्हें अब तक वह मरा हुआ समझ रहा था। जिन्हें देखते ही विनय दौड़कर अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कितना ढूंढा, लेकिन आपका कुछ पता नहीं चला। तभी पीछे से गाड़ी से विनय के मामा निकले और विनय के पास आते हुए बोले, अच्छा हुआ जो ये उस वक्त तुम्हें नहीं मिली, वरना शायद आज यह जिंदा भी नहीं होती। विनय चौंकते हुए बोला, यह आप क्या कह रहे हो मामा? क्या मतलब है इस बात का कि माँ जिंदा नहीं होती? अगर मुझे मिल जाती तो? विनय ने वह लेटर निकालते हुए कहा, क्या यह लेटर आपने मुझे भेजा था? विनय के मामा बोले, हाँ, यह लेटर मैंने ही तुम्हें भिजवाया था, ताकि तुम अपनी पत्नी की सच्चाई जान सको। भी सरोज जी ने कहा, तुम्हारे मामा बिल्कुल सही कह रहे हैं। विनय बहू वैसी नहीं है जैसी तुम उसे सोचते हो, बल्कि वह जैसी है वैसा तुम सोच भी नहीं सकते। विनय बोला, मतलब कि मुझे मारने की कोशिश किसी और ने नहीं,
बल्कि तुम्हारी पत्नी ने की थी, और शायद अब वह तुम्हारे साथ भी वही करना चाहती है। विनय थोड़ा सदमे में आता हुआ बोला, माँ, यह आप क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो मुझसे कितना प्यार करती है और आपकी भी बहुत इज्जत करती है। विनय की माँ ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं, तो जो दूध तुम्हारे पीने के लिए तुम्हें रोज देती है, वह आज रात तुम मत पीना और बेहोश होने का नाटक करना। अगर कोई भी परेशानी लगे तो आवाज दे देना, हम वहीं छिपे होंगे। विनय ने ऐसा ही किया। जैसे ही रात हुई, विनय की पत्नी उसके लिए दूध लेकर आई और उससे उसे पीने को कहा, पर विनय ने अपनी पत्नी की आंख बचाकर वह दूध बाहर गार्डन में फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगा, क्योंकि अब उन दोनों के अलावा घर में कोई और नहीं था। तो विनय के बेहोश होते ही उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और एक लड़का घर के अंदर आ गया। वह उसे लेकर विनय के कमरे में पहुंच गई। दोनों ने ही विनय को उठाकर जमीन पर रख दिया, और क्योंकि विनय बेहोशी का नाटक कर रहा था, तो वह ऐसे ही लेटा रहा। कुछ देर बाद विनय की पत्नी ने विनय के कमरे में उसके बेड पर किसी और इंसान के सामने एक एक कर अपने सारे कपड़े उतारने लगी। यह सब देख विनय से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उठ खड़ा हुआ। उसे होश में देख विनय की पत्नी और वह लड़का दोनों ही सकपका गए। पर इससे पहले विनय कुछ सोचता, वह लड़का विनय पर टूट पड़ा। उस लड़के ने विनय को जमीन पर गिरा दिया और विनय का गला दबाने लगा। विनय ने भी पानी के जग में हाथ मारा, जिसकी आवाज से उसके मामा, जो कि घर में ही छुपे थे, कमरे के बाहर आए। इतने में विनय की पत्नी ने पास ही फलों की टोकरी में रखा चाकू उठाया और विनय को मारने लगी। तभी विनय के मामा ने दरवाजा तोड़ा और वह अंदर आ गए। अंदर आते ही उन्होंने उस लड़के को विनय से अलग कराया और उनके बेटे ने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया था। विनय के मामा ने एक तमाचा मारा और विनय की पत्नी बाथरूम के गेट पर जा गिरी। फिर उस लड़के को लात घूंसों से धुन दिया और उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा दिया। पर इससे पहले कि वह उसे जान से मार देते, इतने में ही पुलिस आ गई और दोनों को ले गई। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया और अब विनय का उससे तलाक हो गया और वह गांव में ही एक अच्छी लड़की देखकर उसकी माँ ने उसकी शादी भी कर दी है। और अब वह, उसकी माँ और उसकी पत्नी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि देर सवेर इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।